चलो आ जाओ, ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? प्लानिंग। प्लानिंग कैसी एक्टिविटी होती है? माइंडफुल थॉटफुल एक्टिविटी, हम सोचते हैं हमें क्या करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग से ना हम करना शुरू करते हैं काम को। ये सिर्फ थॉटफुल एक्शन, मतलब सिर्फ माइंड वाली चीजें नहीं होती। ऑर्गेनाइजिंग में हम एक्चुअली वर्क करना शुरू करते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं। हम जैसे आप प्लान कर रहे थे, हम प्लानिंग में एग्जाम्पल ले रहे थे कि एग्जाम देने हैं 12th के और अच्छा स्कोर करना है ना। अब आपने ये प्लान करा, अब उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब ऑर्गेनाइज करोगे कि आप सोचोगे कि किस टाइम पे आपको क्या करना है। आप इस टाइम पे तो स्कूल से वापस आते हो, फिर आधा घंटा लंच को दिया, आधा घंटा थोड़ा रेस्ट को दिया, फिर उसके बाद आपको कोचिंग जाना है या खुद पढ़ना है। हाँ, प्लानिंग हमने पूरा, ये देखो हमने वो सब डिसाइड कर लिया। अब चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। ऑर्गेनाइज मतलब हम चीजों को प्रोसेस में लेकर के आना है, ठीक है। एक बार देखो, दोबारा पढ़ते हैं। वंस द प्लान हैज बीन लेन डाउन एंड द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड देयरइन। हमने पहले क्या करा था? प्लान में क्या करा था? हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा था। प्लानिंग में आपने ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड करा? 90% लेकर के आने हैं। उसके बाद आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखे थे, उसके अंदर से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट किया था, और फिर सेलेक्ट करने के बाद उसका फिर फॉलोअप किया था। ये होता है प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, पूरा टाइम हम डिसाइड करेंगे, किसको क्या काम करना है वो डिसाइड करेंगे, वो होती है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मीनिंग से पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ एग्जाम्पल तो नहीं, यहाँ से। Organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources, and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives. जो हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे थे ना, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। अब जैसे आपने ऑब्जेक्टिव क्या रखा? 90+, तो उसके लिए आपको बुक्स अरेंज करनी पड़ेगी। तो असेंबल रिसोर्सेज मतलब बुक्स अरेंज करनी पड़ेगी, आपको रिसोर्सेज तो लाने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, अब जो वो मेंटल एक्सरसाइज थी उसके अंदर एक्चुअली काम करना शुरू करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये सब क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग essentially implies a process which coordinates human efforts, assemble resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objective. उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, और साथ में अपने रिसोर्सेज को क्या करना होगा? असेंबल करना होगा, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होगा ताकि हम आगे काम शुरू कर सकें, ठीक है। Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plan. प्लान का इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग स्टेप से शुरू होता है। ये हमारे मैनेजमेंट का क्या होता है? दूसरा क्या होता है? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है? फंक्शन होता है। हाँ, फंक्शन होता है। प्लानिंग के बाद क्या आता है? स्टाफिंग। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो हम सेकेंड प्राइमरी को, प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शन। और फिर ऑर्गेनाइजिंग को हम क्या बोलेंगे? ये इम्प्लीमेंटेशन है प्लान का। यहाँ से हमने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। अब ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या कर रहे हैं? किसको क्या काम करना है। हमने IFS एकेडमी में सोचा कि हम इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साल पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा? वो हमने प्लान करा, ऑब्जेक्टिव सेट करा। उसके बाद हमें ये सोचना होगा ना कि कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाएगी। ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी जॉब को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किसको क्या काम है, किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी जॉब्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारा कोऑर्डिनेशन लेवल क्या होगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको क्या जॉब कंप्लीट करनी है। ये सब क्या कर रहे हैं? हम क्लैरिफाई कर रहे हैं और टास्क को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक। किसके पास कितने रिसोर्सेज रहेंगे सो दैट वो अपना काम अच्छे से कर सके। कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स करनी है तो उसके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को एडवर्टीजमेंट करनी है तो उनके पास उतना पैसा होना चाहिए ताकि वो एडवर्टीजमेंट कर सके।
सेलिब्रिटीज को हायर कर सके, है ना, सामान इकट्ठा वो सब कर सके, ठीक है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप आगे ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने काम को बांट दिया, हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। हमने काम को बांट दिया कि किसकी क्या रोल्स होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमने वो बांट दिया। हमने डिपार्टमेंट वाइज हम अपनी कंपनी के अंदर चीजें बांट देते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है अपना। The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans. The work is divided into manageable activities so that duplication can be avoided and the burden of work can be shared among the employees. जो हमारा अब काम को डिवाइड करने का क्या रोल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी कि हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। हमने प्लानिंग में भी देखा था कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होंगी, दो इंसान एक ही काम नहीं कर रहे होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, और जो हमारा वर्क लोड है वो भी बहुत सारे एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप याद हुआ आपका? स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है? Identification and division of work. Second is departmentalization. Once the work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. हमने similar in nature वाली activities को, जो activities एक जैसी है उनको एक ही ग्रुप में डालना, जैसे डिपार्टमेंट को डिवाइड करना है ना, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सारे अकाउंट्स का काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर रहा है, जीएसटी का काम भी वही कर रहा है, इनकम टैक्स का काम भी वही कर रहा है, सारे एक्सेल शीट्स बनाने हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर रहा है। तो हमने एक जैसे काम को एक डिपार्टमेंट में बांट दिया। सच सेट्स फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है। अगर कोई एक आदमी वही काम दोबारा करेगा तो उसको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, वो उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाएगा, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आपका काम है एक्सेल शीट्स बनाना, ठीक है, एक्सेल शीट्स में आपको जितने भी आपके पास बिल्स आते हैं ना वो आपको डालने हैं और उनका टोटल निकालना है एंड ऑफ द डे। तो अब वो इंसान डेली वही कर रहा है, वो डेली ऑफिस में आता है और वही काम कर रहा है, तो वो उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएगा करते करते, है ना। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आता है। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, और सेम काम को डिपार्टमेंट्स में बांट देने को ही हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द सेवरल क्राइटेरिया एज अ बेसिस। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज बेसिस आर टेरिटरी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एक्सेट्रा, एंड प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेस, क्लोथ, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। अब जैसे हमने डिपार्टमेंट्स बांटे, किस बेसिस पे बांटे? यहाँ पे उसके बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, हम काम के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, और जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हमने टेरिटरी के बेसिस पे बांटे और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बांटे। जैसे दो तरीके के हमारे सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है और एक बिजनेस सेगमेंट होता है। हमारे कंपनीज में ऐसा होता है एक्चुअल में। ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या मतलब होता है कि हम स्टेट के बेसिस पे, जैसे एक कंपनी है, एक स्टील कंपनी है, वो अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट्स में चल रही है, तो हमने उसको ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना दिया कि हमारा नॉर्थ वाला ये, साउथ वाला ये, वेस्ट वाला ये, ईस्ट वाला ये, इस तरीके से। और ये भी हो सकता है कि वो एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो अब उसके अंदर उन्होंने बांट दिए कि बिस्किट्स का डिवीजन हमारा ये है, हमारा ओट्स का डिवीजन ये है, तो उन्होंने अपने डिविजन्स बांट दिए। तो ये क्या हो गया? हर चीज के एक स्पेशलिस्ट बना दिए कि वो इस चीज का ही काम देखेगा, ये वाला पर्सन इस चीज का ही काम देखेगा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड स्टेप क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। It is necessary to define the work of different job position and accordingly allocate work to various employees. हमने
अपने जो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं उनको काम बांट दिया, उनको ड्यूटीज दे दी कि उनको क्या क्या काम करने हैं. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. Jobs are then allocated to the members of each department in accordance to their skills and competencies. हम क्या किसी को कोई भी काम उठा करके दे देंगे? क्या आईटी जो पढ़ के आया है उसको क्या कॉमर्स का काम दे देंगे? नहीं देंगे. तो आईटी वाले बंदे को आईटी का काम देंगे, जो अकाउंट्स पढ़ के आया उसको वो वाला देंगे, लॉ जो पढ़ के आया उसको लॉ का काम देंगे, है ना. हम काम कैसे बांटते हैं? उन एम्प्लॉयज के स्किल और कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे बांटते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर effective performance that a proper match is made between the nature of the job and ability of the job. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हो कि हम ये जो कर रहे हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे. और उसके बाद ये क्यों जरूरी है? ताकि हमारी परफॉर्मेंस क्या हो सके? इफेक्टिव हो सके, हमारे रिसोर्सेज कम वेस्ट हो, हमारा टाइम कम वेस्ट हो. तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस आए, हम मैच करते हैं कि कौन मतलब हमें क्या काम करना है और वो उस काम को करने की किस इंडिविजुअल की एबिलिटी है. द वर्क मस्ट बी असाइन्ड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अब सिर्फ हम ड्यूटी को असाइन कर दें. अगर कोई मुझे बोल दे कि आपको पढ़ाना है, आपको सुबह 10 बजे जाकर के क्लास 12 बीएसटी की क्लास लेनी है, ठीक है. अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है. अगर सर मेरे को ये अथॉरिटी नहीं देते कि आप जाके इंस्टीट्यूट खोल के बैठ सकते हो, तो मैं ले पाती क्लास. तो साथ में ये अथॉरिटी दी और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है. तो ये अथॉरिटी देना और सिर्फ काम देने से नहीं बनता, सिर्फ हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज से नहीं होती बात, उसके बाद हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है. ठीक. मेयरली अलोकेटिंग अ वर्क इज नॉट इनफ. सिर्फ काम दे देना जरूरी इनफ नहीं है. ईच इंडिविजुअल शुड नो हु हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड टू whom he is accountable. हमें ये साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हम किसके लिए अकाउंटेबल मतलब हमें किसको जाके रिपोर्ट करना है. हमें अपना बॉस पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें ऑर्डर्स मिलेंगे और हमें काम कंप्लीट होने के बाद किसको जा करके बताना है. हाँ, वो हम किसके आगे अकाउंटेबल है. The establishment of such clear relationship help to create a hierarchical structure and helps in coordination amongst various department. ये hierarchical structure क्या होता है? Hierarchical मतलब जैसे कि हमारे टॉप लेवल हो गया, मिडिल और जो हमने क्या कहाँ पढ़ा था? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. नहीं, स्केलर चेन नहीं पढ़ा था? मैम स्केलर चेन में पढ़ा था. ऐसे करके चेन बनती है, ABCD ऐसे करके था. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं है, ये टेलर ऑफ फ्यूल वाले चैप्टर में है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. टेलर ऑफ फ्यूल उस चैप्टर का यही नाम है ना. हाँ ठीक है. स्केलर चेन हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो टॉप लेवल है, फिर यहाँ पे लोअर लेवल पे है, तो वो पहले यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, फिर यहाँ से. तो क्या हायरार्की है, कौन किसका बॉस है. याद हुए आपको पॉइंट्स? क्या स्टेप है हमारे ऑर्गेनाइजिंग के? पहले क्या करना होता है हमें? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन. भाई बाकी तो तू बता. मैं सर बता दूं तो पता क्या है. देखो, सबसे पहले हमको वर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या काम हमें करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद हम उसको डिपार्टमेंट वाइज बांटते हैं. फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं, मतलब हम एम्प्लॉयज को बांट दिया हमने. पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें क्या काम करना है, फिर उसके बाद हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट. फिर उसके अंदर जो एम्प्लॉयज है उनको हमें ड्यूटीज बांटनी है. उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग हमने ड्यूटीज असाइन कर दी. ड्यूटीज असाइन करनी नहीं होती सिर्फ, हमें अकाउंटेबिलिटी, हमें अथॉरिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होती है साथ के साथ. तो फोर्थ स्टेप हो गया एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. और फिर तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये सब ठीक है, फिर खत्म. 4 ही पॉइंट्स है. याद हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट पॉइंट. फिर नहीं, ये लाइन से बोलोगे, आगे पीछे नहीं बोलोगे. नहीं, मैंने 2 नहीं बोले थे. मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर 2 हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. मैंने एक ही बोला था. डिपार्टमेंटलाइजेशन
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, हमने यहाँ पे पढ़ा था, डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक पॉइंट पढ़ा था, स्पेशलाइजेशन आता है, हम एक इंसान ही एक ही काम बार बार कर रहा है तो उसे स्पेशलाइजेशन आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग करने का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर वो एक काम, तो वो उस काम को, जॉब को करने में क्या बन जाता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बन जाता है, और वो कम टाइम पे ज़्यादा काम खत्म कर पाता है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। Organizing leads to a systematic allocation of jobs amongst the workforce. This reduces the workload as well as enhances productivity because of the specific workers performing a specific job on a regular basis. एक ही एम्प्लॉय एक ही काम रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तो उसको क्या मिल गई? स्पेशलाइजेशन मिल गई। Repetitive performance of a particular task allows a worker to gain experience in that area and leads to स्पेशलाइजेशन। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। हमारे पास वर्किंग रिलेशनशिप की क्लैरिटी आती है कि मतलब कौन किसके आगे अकाउंटेबल है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, वो हमें पता लगता है, हमें वर्किंग रिलेशनशिप्स पता लगती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे स्केलर चेन में किसको किससे कम्युनिकेट करना है। अगर आपको स्कूल में कुछ अपनी बात कहनी होगी तो आप किसके पास जाते हो? अपने क्लास टीचर के पास, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हो? कोई बहुत बड़ा मैटर हो गया तो, है ना, एक्सेप्शनल केस में कभी किसी टीचर की कुछ बात बोलनी है तो गैंग प्लान वो नहीं होता कि हम डायरेक्ट टॉप लेवल पे पहुंच जाएं, हायर अथॉरिटी पे पहुंच जाए, उसको गैंग प्लैंक नहीं बोलते। हम सेम लेवल के बंदे को, जैसे ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये मिस्टर ए ये इस लेवल पे काम करता है और दूसरे डिपार्टमेंट पे मिस्टर बी भी इसी लेवल पे काम करता है, तो हमारे स्केलर चेन क्या बोलता है कि पहले ये अपने सीनियर को बोलेगा, फिर ये अपने सीनियर को बोलेगा, फिर ये हाँ बोलेगा और ये फिर यहाँ बोलेगा। लेकिन अगर हमें काम जल्दी करवाना हो तो ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। हाँ, सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही यूज होता है। यहाँ पे ये टॉप लेवल से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने को गैंग प्लैंक नहीं बोलते हैं, हम सेम लेवल के। अगर उसको इमरजेंसी है तो उसको भी तो कर सकते हैं। एक ही बात क्या है इसमें? यहाँ पे टॉप लेवल को नहीं बोल रहे हैं, वो थ्योरी है, वहाँ पे थ्योरी में ये लिखा गया है कि ये ए को अगर दूसरे डिपार्टमेंट के अपने सेम लेवल के बंदे से कम्युनिकेट करना है तो उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। नंबर माइनस हो जाएंगे। समझ गया, काफी माइनर सा डिफरेंस था। माइनर नहीं है, अगर आप ये लिखकर आओगे तो आपके मार्क्स सच में कट होंगे। ये माइनर डिफरेंस, इन्हीं से हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। बीएसटी में हम पढ़ क्यों रहे हैं? फिर ये आके आपको अगर कोई बोला जाए कि आपको वर्किंग रिलेशनशिप पे वो लिख के आओ, ऐसे लिख करके आओ, आप कुछ भी लिख करके आ सकते हो, पढ़ने की क्या जरूरत है? इंग्लिश तो सबको आती है, लिख सकते हैं हम कुछ भी, है ना। लेकिन बीएसटी में जो हमें बुक पकड़ाई गई है एनसीईआरटी सीबीएसई की तरफ से, जो हमें बुक दी गई है, हमें वही एग्जाम में लिख करके आना है। यही है हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। उसमें जो लिखा है ना उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसकी मार्क्स मिलेंगे, चाहे तो कुछ भी करे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? अच्छे तरीके से यूज होते हैं। कम मतलब कम से बेटर वर्ड होगा कि एफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं हमें। हमारे रिसोर्सेज जो है वो एनवायरनमेंट में कम प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट कम है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमें उन्हें अच्छे से यूज करना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हाँ, करेक्ट पॉइंट। अगर हमारे रिसोर्सेज क्या होता है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमें उनको अच्छे तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, इफेक्टिव तरीके से यूज करना है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स। तो सारे रिसोर्सेज के अंदर कल भी बताया था मैंने, सब कुछ आता है, मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, also make possible the best use of resources, avoidance of duplication of work, help in preventing confusion and minimizing the wastage of resources and efforts। अब ये देखो, बीएसटी में एक कीवर्ड अगर आप सिर्फ ये याद करो, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क,
ये एक कीवर्ड कितनी सारी जगह पे लिखा हुआ है, तो ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिख के आने हैं जरूर से, ठीक है। आप भी अपने टेस्ट में ना थोड़ा कम यूज करते हो कीवर्ड्स को ज्यादा यूज किया करो, ठीक है। एक दो टेस्ट और दोगे तो आप टेस्ट जैसे मतलब हर टेस्ट के साथ ना इम्प्रूव करने की कोशिश करो, किसी और से कंपेयर मत करो, खुद को खुद से कंपेयर करो। Adaptation to change. The process of organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक है, तो ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से हम उस चेंज को अडेप्ट कर पाते हैं. इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी suitably modified and revision of interrelationship amongst the managerial level to pave the way for smooth transition. It also provides much needed stability to the enterprise as it can continue to survive and grow in spite of changes. हमारे पास हम क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, एलोकेट करते हैं, हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, इसकी वजह से जो अगर कोई चेंज आता है ना, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो हम उसको ना जल्दी से अडेप्ट भी कर पाते हैं. पेव से समझ नहीं आया. suitably modified and revision of interrelationship among the managerial level. क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो हमारे जो अलग अलग मैनेजरियल लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, हम उसके बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं, लाइक बॉस एंड सबऑर्डिनेट वाली. टू पेव द वे फॉर स्मूथ ट्रांजिशन. स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब क्योंकि हमारा डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो हम स्मूथ ट्रांजिशन कर पाए, कि हम स्मूथली कुछ चीज़ चेंज कर पाए, कि क्योटिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, हम स्मूथली चेंजेस ला पाए, है ना. अगर किसी को हमें पता है कि मेरे को पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने तन्मय को ये वाली एक्सेल शीट बनाने का काम दिया है, मुझे पहले से पता है, तो अब अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मुझे पता होगा ना कि मेरे को किस पर्सन के पास जाना है और किसको बोलना है कि आपको अपने काम में ये चेंजेस करने पड़ेंगे. तो हमारा क्या होता है फिर, इसकी वजह से इट पेव्स द वे टू फॉर स्मूथ ट्रांजिशन. क्यों? अरे मतलब कि ये ऐसा लाने में ज़रूरत होती है. इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो चेंज हो रहा है ना, उसको, उस एनवायरनमेंट को हम जो चेंज हो रहा है हमारे बिजनेस के अंदर चेंज करने में हमें ईजिली हम चेंज कर पा रहे हैं, बस ये है मतलब. It also provides much needed stability to the enterprise and it can continue to survive and grow in spite of changes. हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाती है, प्रॉफिट गेन कर पाती है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं. Effective administration. Organizing provides a clear description of job and related duties. This helps to avoid confusion. Administration का क्या मतलब होता है? एडमिन करके बोलते हैं ना, जैसे लीडर हम बोलते, देखो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि एक ना फैक्ट्री लेवल होता है ना. फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल आता है, जो ऑफिस, जैसे जो ऑफिस वाले काम होते हैं वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, कि सारे ऑफिस जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब, उन सबको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. तो अब एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें ये पता है कि किसको क्या जॉब करनी है ना, तो उसकी वजह से हमारा कंफ्यूजन कम होता है और डुप्लीकेशन ऑफ जॉब नहीं होती. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. ये लाइन समझ में आई? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. आपको समझ में आया? मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयरबाय बिकम्स इजी एंड दिस ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने तो आपको बोला है कि इफेक्टिवनेस आप बार बार लिख सकते हो, है ना, हर जगह हमारी बुक में भी. फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन का डेवलपमेंट, मतलब एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने उसको एक स्पेशलिस्ट बना दिया, उस टास्क को वो रूटीन टास्क कर रहा है. ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स. Organizing stimulates creativity among the managers. Effective delegation allows manager to reduce their workload. Delegation का क्या मतलब होता है? वैसे पता है? आपको पता है डेलीगेशन का मतलब? एक बार पूरा स्टेटमेंट फिर से बोलना, क्या डेलीगेशन का मतलब? नहीं, नॉर्मल डेलीगेशन का मतलब. एक बार रिपीट कर दो जरा. मैं
Organizing stimulates creativity among the managers. Effective delegation allows the manager to reduce their workload by assigning routine jobs to their. डिसेंट्रलाइजेशन Decentralization मतलब मतलब जो पावर सारी की सारी टॉप हेड के पास है वो हम्म डिस्ट्रीब्यूट करके एम्प्लॉयज को देके एम्प्लॉयज को उनको दिमाग यूज करने दो और उनको भी खुद डिसीजन लेने दो किसी चीज हाँ करेक्ट बोला उसने कि हमने डेलीगेट कर दी ड्यूटीज. एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ना आगे अपनी ड्यूटीज को मतलब जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी थी ना उसने अपने लोअर जूनियर को दे दी. तो वो डेलीगेट करना होता है कि उसने अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को दे दी, डेलीगेट कर दी ड्यूटीज. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वो टॉप लेवल वाला बॉस होगा उसका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी किसको दे दी, उसके जूनियर को डेलीगेट कर दी. The reduction in workload by delegation is not just necessary because of limited capacity of an individual, but also allows the manager to develop new methods and ways to performing task. अब यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है सिर्फ उसकी ड्यूटी कम नहीं हो रही है, उसका वर्कलोड कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ड्यूटी अपने जूनियर को दे रहा है तो उसका वर्कलोड उसके पास आ रहा है, उसके पास काम आ रहा है, उसको वो काम करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तो उसकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी और वो पर्सनली क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, है ना. It gives them time to explore areas for growth and opportunity to innovate, thereby strengthening the company's competitive position. Delegation also develops in the subordinate the ability to deal effectively with challenges and help them to realize their full potential. अब ड्यूटी डेलीगेट करी तो वो जिसके पास डेलीगेट करी है वो अपने फुल पोटेंशियल से काम करेगा, वो सोचेगा कि मैं अपने बेस्ट तरीके से काम करूं, चीज़ों को अच्छे से रखूं, अपने वो फुल पोटेंशियल से काम करेगा, अपनी फुल एनर्जी के साथ काम करेगा. Expansion and growth. Expansion and growth. Organizing helps in the growth. Organizing helps in the growth and diversification of an enterprise. अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हम ड्यूटी को बांट रहे हैं, हम स्पेशलिस्ट बांट रहे हैं, हम डेलीगेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ग्रो होती है, एक्सपैंड होती है. By enabling it to deviate from existing norms and taking up the new challenges, it allows the business enterprise to add more job position, departments and even diversify their product lines. New geographical territories, मैंने भी बताया था 2 segments होते हैं, geographical segment, business segment. New geographical territories can be added to current areas of operational and this will help to increase the कस्टमर बेस. हम नई नई जगह पे अपने बिजनेस खोलेंगे तो हमारे कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, हमारी सेल इंक्रीज होगी और रिजल्टेंटली हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे. Thus organizing is a process by which manager brings order out of chaos खत्म होता है, remove conflict among people over work or responsibility, sharing and creates an environment suitable for teamwork. एक बार ये पॉइंट्स रिवाइज करो, याद करो जो हमने अभी 2 पॉइंट्स पढ़े. 2 क्या पढ़े, एक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और स्टेप्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. 5 मिनट लेके करो ये. आज तो नहीं होगा ये. यहाँ से पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कितने तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर होता है. द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विल वैरी विद द नेचर एंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज performed by an organization. The organizational structure can be classified under 2 categories, functional structure and divisional structure. Functional structure अब डिटेल में पढ़ते हैं. Grouping of jobs of similar nature under functional and organizing these major function as separate departments create functional structure. हम काम के बेसिस पे
किसको क्या काम करना है, किसकी क्या जॉब है, उसके बेसिस पे ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं काम को, उसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू कोऑर्डिनेटिंग हेड, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इज की फंक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का क्या मतलब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का क्या मतलब कि ऐसी बिजनेस, ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो कहीं से प्रोडक्ट ला करके डायरेक्टली नहीं सेल करती, वो कंपनी में बनाती है, खुद के प्रोडक्ट बनाती है और फिर उसको सेल करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इज द की फंक्शन विच इंक्लूड। अब उसके अंदर हम फंक्शन डिपार्टमेंट्स में कैसे बांटेंगे, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। These डिपार्टमेंट में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू सेक्शन। हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल, एंड दीज डिपार्टमेंट में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू sections. Thus functional structure is an organizational design that group similar and related job. हमने यहाँ पे क्या करा है, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है वो वाला काम करेगा, मार्केट डिपार्टमेंट सिर्फ एडवर्टाइजिंग का काम करेगा। तो यहाँ पर जब हमने फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाया उसको क्या बोल रहे हैं हम, फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके क्या डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, पढ़ो।